चूंकि 2024 का चुनाव है, उनको पता है इंडिया सारी विपक्षी दल जो है एक अलायंस बनाकर आ चुकी हैं और इनका 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पूरी तरह से उजागर हो चुका है। किनकी 10 साल की? मोदी जी की। चला रहे हैं और 47 तक की बात करें कि हम 2047 तक ऐसे ही बीजेपी सत्ता में रहेगी। देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे तब कहा था कि 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे अकाउंट, ना आए ना कुछ हुआ। ये एक जुमला साबित हुआ, ये टोटल जुमलेबाजी की सरकार है। आरएसएस में अक्सर झूठे लोग ही बनाते हैं, बहुजनों का एक अधिकार मारते हैं। बहुजनों का अधिकार मारने के बाद यानी जो 90% जो बहुजन आबादी है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनके अधिकारों को मारना, उनको करके पूंजीपतियों को, OBC है उनके लिए कोई काम नहीं किया। SC ST जो 22.5% है उनके लिए कुछ नहीं किया। मुसलमान जो 15 से 20% के अंदर है उनके साथ भी जो है उनको तो थर्ड क्लास सिटीजन बनाना है। हम तो थर्ड क्लास सिटीजन है, हमको तो खाने की भी आज़ादी नहीं। हम खा लें तो बीजेपी RSS वाले हमको मार देते हैं आके घर में घुस के, जैसे कि उसका अखलाक को मार दिया, उसके बाद पहलुकान को मार दिया, जुनैद को मार दिया। बहुत सारे मुसलमान जो है सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहा और 2014 के बाद मोदी जी ने दिखा दिया हमारी औकात, हम थर्ड क्लास सिटीजन है। आज हमारे खिलाफ एक भी कोई कंप्लेन हो जाए फटक से पकड़ के अंदर डाल दो। आज भी मानने को तैयार नहीं है। वो भारतीय है, वो अपने आप को तमिल कहते हैं। वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, आज भी कहते हैं। यही जो हमारे MK स्टालिन है वो खुल के बोले हैं ना। अभी तो कहते हैं सनातन को सम्मान होना इस संविधान के अंदर, इस भारत देश में मोदी जी के आने के बाद सबसे बड़ा जुर्म है। संविधान को मानता है तो भारत में है तो संविधान को मानेंगे। संविधान को मानते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमें कोई दिक्कत ही नहीं। आप आपके पास है, आप ले आओ। आप तो कहती ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आप लेके आ जाओ ना, आप लेके आ जाओ। आप अगर लेके भी आ जाओगे तो हम कौन सा रोक सकते? हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, हम तो लोगों को बांटते भी हैं। उसके बाद कुछ नेताओं को तोड़कर जो है वो भाजपा ले भी जाती है, डरा के धमका के। हमारे मुसलमानों को भी दामाद बना के ले जाती है। क्या कर समाज नहीं है आपको पता होगा ना। मुसलमान भाजपा जो है मुसलमानों से बहुत प्यार करती है, सिर्फ दामाद बनाना। मेरा नाना मामा, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं अंग्रेज 1919 के 7th। नाना मामा कैसे हुए बताइए? बिल्कुल, हमारी जो माएँ हैं वो सब तो ब्राह्मण की तो बेटियाँ हैं। हमें गर्व है इस बात का। इतिहास उठा के देख लो। आप लोग ब्राह्मणों का औलाद हैं? औलाद नहीं, माँ हमारी ब्राह्मण है, बाप हमारा मुसलमान। नमस्कार। 17 नवंबर 2021 का वह दिन है जब नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू हुई और ठेकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। सारे ठेकों को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। उसके बाद से लगातार उसके ऊपर सवाल उठते रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि नई शराब नीति को वापस ले लेने के बाद भी उस पर केस चलते रहे। उसमें धोखाधड़ी और तमाम प्रकार की लूट और मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें आती रहीं और उसका नतीजा यह हुआ कि 2024 इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा और आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को, जो उनकी हाई कमान है, जो आम आदमी पार्टी की ऊपरी कमान है, उनको सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, सामाजिक राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं जो उड़ीसा से आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के, किस तरह से आप देखते हैं जो 2024 इलेक्शन से पहले सारी चीज़ें हो रही हैं? ये मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो है भाजपा या RSS का ये एक पॉलिटिकल स्टंट है कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को दबाना, उनको डराना। जैसे कि डरा के वॉशिंग मशीन में धो के पहले उनको अंदर कर लिया, अपने पार्टी में जोड़ लिया, परिवारवादी को, भ्रष्टाचारी को। अब उसके बाद जो उनके खेमे में नहीं गया उनके ऊपर इसी किस्म का जो है ना झूठा आरोप लगा के या कोई केसेस है उसको बना के उन पर जो है ED CBI में जिस तरह से RSS भाजपा के लोगों को भरकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, गणतंत्र की हत्या करते हुए अब उनको भी कर दिएगा। इससे पहले हमने देखा था राहुल गांधी को भी वो मोदी पिछड़ों का अपमान करके, मोदी का अपमान करके उनके साथ भी किया गया। अब उसके बाद टारगेट में अभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिया है। पहली बात। दूसरी बात ये जो आपने आबकारी नीति की बात कहती थी कि शराबबंदी बिल्कुल होनी चाहिए थी, इन्होंने उसको बढ़ावा दिया। हाँ ठीक है, उसमें कुछ ईज़ लाके यानी थोड़ी सी सहूलत लाके लोगों को घर में रोकने के लिए ऑनलाइन जैसे उन्होंने शराब दिया कि आदमी बाहर निकल के कोई झमेला झाटी ना करे करके उन्होंने उसको रोकने के लिए एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया था। शिक्षा का काम भी उन्होंने किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। हालांकि कोई अपने तौर पर नहीं किया, सब जनता के पैसे से जनता को ही सारा चीज़ दिया गया। लेकिन जो है अब वो धीरे धीरे उसको कमाने की कोशिश कर रहे थे। अब चूंकि 2024 का चुनाव है, उनको पता है इंडिया सारी विपक्षी दल जो है एक अलायंस बनाकर आ चुकी हैं और इनका 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पूरी तरह से उजागर हो चुका है। किनकी 10 साल की? मोदी जी की।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जो 10 साल की घटिया सरकार उन्होंने चलाई, झूठ बोल के, जुमला फेंक के जो सरकार चलाई, मुसलमानों को दबा के, दलितों पर अत्याचार करके जो उन्होंने चलाई है, अब उसका जब उनको दिख गया कि जो है अब सरकार जाने वाली है और उसके बाद हमारा जो पत्ता भी नहीं मिलेगा, वो तो पहले भी बोले थे हम फकीर आदमी हैं, झोला उठा के निकल लेंगे, कहाँ भागेंगे? नीरव मोदी की तरह, ललित मोदी की तरह, माल्या की तरह, चौकसी की तरह, इसी तरह 700 के करीब जो है कैपिटलिस्ट भारत से भाग चुके हैं जो यहाँ पर किए थे। और ये जो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के कारण भारत जो है भुखमरी की हालत में है। आज जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं और जो है किसानों पर गोली चलवा रहे हैं, है ना। आप भागने की बात कर रहे हैं, मोदी 400 ला रहे हैं और 47 तक की बात कर रहे हैं कि हम 2047 तक ऐसे ही बीजेपी सत्ता में रहेगी। देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे तब कहा था कि 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे अकाउंट, ना आए ना कुछ हुआ। ये एक जुमला साबित हुआ, ये टोटल जुमलेबाजी की सरकार है। आरएसएस में अक्सर झूठे लोग ही पनपते हैं, वो आते हैं सामने, बहुजनों का एक अधिकार मारते हैं, बहुजनों का अधिकार मारने के बाद यानी जो 90% जो बहुजन आबादी है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनके अधिकारों को मारना, उनको करके पूंजीपतियों को बढ़ाना। आज आपको पता होगा केवल 1% लोगों के पास भारत की 73% जो है संपदा जो है उनके पास है, धन हो, ये हो, बड़े बड़े पोस्ट हों, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सब पर उनका कब्जा है। केवल 1% लोगों, ये 1% का जो है वो 73% लोगों के पास है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों से भी खतरनाक तरीके से ये जो है तंत्र को चला रहे हैं। मैं खुल के कहता हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद हसन अहमद, मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। सैयद हसन अहमद जी। आपने अभी बात किया SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, मोदी सरकार क्या गलत की है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या गलत की है? जी, आप अगर यूपी के हैं या यूपी के आसपास हैं, आपको पता होगा मनीषा वाल्मीकि और NCRB का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो हर घंटे उन पर जो है अत्याचार या टॉर्चर होता है, उनका मर्डर होता है, बलात्कार होता है, उनकी औरतों के साथ जो होता है, यानी उनको पूरी तरह से जैसे अछूत नीच जिस तरह से बनाया गया है मनुस्मृति के अनुसार, वो उसको लागू करते हुए उसको बना रहे हैं। वैसे भी आरएसएस का जो एजेंडा है उसके अंदर वो भारतीय संविधान को नहीं मानते, वो मनुस्मृति को ही इम्पोज करना चाहते हैं। अभी जैसे अनंत हेगड़े ने भी इस बारे में बात कही। बहरहाल तो मैं ये जानता हूँ कि SC के साथ OBC की जनगणना नहीं करवाते। वो मोदी जी 2001 से पहले जो है बनिया है, 2001 के बाद अचानक ये कागज़ लेके आ जाते हैं, दिखा देते भाई मैं तो OBC हूँ, ज़बरदस्ती OBC बन जाते हैं। जबकि जितने मोदी हैं सबके सब बनियों में आते हैं। अगर उनका DNA भी निकाल कर देख लो या उनकी कंडीशन को उठा के देख लो, वो सारे के सारे हैं। तो ये सब झूठ पर मबनी सरकार है। OBC के लिए कोई काम नहीं किया, इन्हें जो 52% OBC हैं उनके लिए कोई काम नहीं किया। SC ST जो 22.5% है उनके लिए कुछ नहीं किया। मुसलमान जो 15 से 20% के अंदर हैं उनके साथ भी जो है उनको तो थर्ड क्लास सिटीजन बना रखा। हम भारत में जो मुसलमान हैं हम तो थर्ड क्लास सिटीजन हैं, हमको तो यह खाने की भी आज़ादी नहीं। हम खा लें तो BJP RSS वाले हमको मार देते हैं आके घर में घुस के, जैसे कि उसका अखलाक को मार दिया, उसके बाद पहलुकान को मार दिया, जुनैद को मार दिया, बहुत सारे ऐसे केसेस। क्या खा लेते हैं तो मार देते हैं लोग? बीफ खाने पर भाई, बीफ हम अपनी मर्जी से खा नहीं सकते क्योंकि हम भारत में थर्ड क्लास सिटीजन है। अच्छा। मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आकर हम मुसलमानों को हमारी औकात दिखा दी। हमने जो 1932 में गलती की थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने लात मारकर जो है गांधी जी नेहरू जी का साथ दे दिया था, उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। भारत में 1947 के बाद मुसलमान जो है सेकंड क्लास सिटीज़न बन के रहा और 2014 के बाद मोदी जी ने दिखा दिया हमारी औकात, हम थर्ड क्लास सिटीज़न हैं। आज हमारे खिलाफ एक भी कोई कंप्लेन हो जाए फटक से पकड़ के अंदर डाल दो। अब जैसे उमर खालिद आपको पता है? जी आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? जी अच्छी तरह से पता है, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। ईद की बात कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, जहाँ तक लगता है कि देश के ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं जी, वहाँ पे एक दूसरे धर्म की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना तो चाहिए, रखा आप चाहते जाता हैं कि खुलेआम खाया जाए? जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई खुलेआम नहीं खा रहा, ना आज खा रहा ना पहले खा रहा था। मुसलमानों ने भारत पर 750 साल हुकूमत की, हमारे दौर में भी होता था। हमने कब खाया? हमने यहाँ पर इंसाफ और इस पर मबनी हमने ये हुकूमत चला कर दी। आज हमारी जो पोजीशन है कि हमें खाने की भी आज़ादी नहीं, ये एक्चुअली हमारी गलती है। ये मैं RSS BJP कांग्रेस या किसी को मैं दोष नहीं देता, ये हमारे मुसलमानों के बुजुर्गान की गलती है। पूर्वज अगर गलती करेंगे खमियाजा उनकी नस्लों को उठाना पड़ेगा। आप चाहते हैं पाकिस्तान जाना? पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान वही तो बोल रहे हैं कि हमने जो 2 कंट्री सेपरेट हुआ था, 2 कंट्री, उसको ठुकरा करके इंडिया में हमने पछता रहे हैं। नहीं, मैंने ये बात तो नहीं की। मैंने ये कहा हम जहाँ के थे वहाँ हैं। हाँ। रही बात सेपरेट होने की, तो वो तो अंग्रेजों से लिया गया था ना। यहाँ किसी ने तो दिया नहीं था, मोदी जी RSS वालों ने तो उनको दिया नहीं था। ये तो अंग्रेजों से लिया गया, लड़ाई अंग्रेजों से हुई, अंग्रेजों ने उनको दिया, उन्होंने मांगा तो उनको दिया।
सेपरेट हुआ, उसके बाद ये आइडिया ऑफ इंडिया के नाम पर आप जो है ज़बरदस्ती सबको मिलाते गए। तमिलनाडु आज भी मानने को तैयार नहीं है, तमिलनाडु जो है आज भी मानने को तैयार नहीं है, वो भारतीय है, वो अपने आप को तमिल कहते हैं। वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज भी कहते हैं। यही जो हमारे एम.के. स्टालिन है वो खुल के बोले हैं ना, अभी तो कहते हैं सनातन को समाप्त कर दो, दयानिधि स्टालिन। ऐसा क्या कारण है कि अब देश के मुसलमान ऐसी बातें करने पर उतारू हो गए हैं? हम साउथ में भी देखते हैं तो ऐसी बातें आती है। मेन कारण क्या है कि आप लोग सिर्फ खुले में बीफ नहीं खा पाते हैं, वो कारण है या कोई और कारण? खाने का भी है, और उसके बाद बोल रहे कि हम खुले में खा नहीं पा रहे हैं। मैं तो जानता हूँ, मैं तो आपको खुल के ये बात कहता हूँ, मेरा मुसलमान होना इस संविधान के अंदर, इस भारत देश में मोदी जी के आने के बाद सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है कि मैं मुसलमान हूँ। दैट्स इट। और मुझे यहाँ पर जो है थर्ड क्लास जो है ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिलता है? आएगा रिजर्वेशन। किस प्रकार से थर्ड क्लास आपको बनाया गया? मैंने बताया ना, मुझे खाने की भी आज़ादी नहीं। एक तो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, अब हम तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर तो यहाँ पर जो बहुजन है या दलित हैं जो सेकंड क्लास है उनको तो मिल भी जाता है। हम अगर बोल दे तो पकड़ के सीधा जेल में डाल देते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मोदी जी बार बार खाने को बोल रहे हैं, सिर्फ खाने को लेकर कि आप अपने आप को थर्ड क्लास के सिटीजन नहीं मान सकते हैं। आपको नौकरियों में आज़ादी दी जा रही है, बोलने की आज़ादी दी जा रही है, पढ़ने की आज़ादी दी जा रही है। क्या आप 3 तलाक को नहीं मानते हैं? 3 तलाक अच्छा था कि नहीं था? तो उसमें 3 तलाक नहीं, मुस्लिम महिलाओं की जो फ्रीडम की बात होती है, मुस्लिम जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। किस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हम थर्ड प्रोटेस्ट की आज़ादी है? इसकी आज़ादी क्या होती है? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की आज़ादी संविधान देता है। शांतिपूर्वक करने की क्या प्रोटेस्ट करने की आज़ादी मिलता है? यार हमारा अधिकार पूरा छीन के बैठे हुए हैं। हम अगर हमारी महिलाओं का 3 तलाक की आप बात करते हो, 50,000 कंप्लेन आया था ना आपके पास। 2.5 लाख विधवाएं जो यहाँ पर हैं, 2.5 लाख विधवाएं जो वृंदावन में घूम रही हैं, उनका तो उन्होंने कुछ नहीं किया। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो उनका मामला है, समझे। और जो भी अत्याचार होता है उसको समझे। खुद मोदी जी अपनी पत्नी को शादी करके छोड़ दिए। वो जो है वो कौन से कानून में आएगा? ये कौन सा नियम है जिसने अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल दिया, दूसरों की पत्नियों पर, दूसरों के मामले में कानून बना के ये बना के आप घुस रहे हैं, जबकि हमारा अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हम उसको रिफॉर्म कर सकते थे। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। क्या मुझे आपने अपने हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, उसका जवाब दीजिएगा। फिर मेरा एक नया क्वेश्चन है कि आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि हम थर्ड क्लास सिटीजनशिप? मैंने बताया एक पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि आप नहीं चाहते हैं कि चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारी क्या, हम तो देखिए एज ए मुस्लिम हम जो है, हमारा जो शरीयत है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिद्धांत है, हम उस पर चलेंगे। जो हमारे सिद्धांत है, जो हमको भारत का ये देगा, उसी पर चलेंगे हम। और जो अगर नहीं देगा तो जाहिर सी बात है रिटेलिएट करेंगे। हम आपके साथ रह के यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ जो ये एसटी में, यानी जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में या असम में और बहुत सारी जगहों पे उनके अलग अलग नियम है। आपके लिए संविधान पहले है कि सरिया पहले है? अब जहाँ तक संविधान का सवाल है, भारत में अगर हम हैं, नहीं डायरेक्ट बोलिए, सरिया पहले है कि संविधान पहले है? डायरेक्ट बोलिए। शरीयत के माने तो कानून, वही तो संविधान है। अरे वैसा कैसे? स्टोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है, बलात्कार करने पर जो मतलब काट दिया जाता है, तो सरिया को मानते हैं कि संविधान को मानता हुआ? तो भारत में है तो संविधान को मानेंगे। संविधान को मानते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमें कोई दिक्कत ही नहीं। आपके पास है, आप ले आओ। आप तो चाहती ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आप लेके आ जाओ ना, आप लेके आ जाओ। आप अगर लेके भी आ जाओगे तो हम कौन सा रोक देंगे? हम कौन सा रोक देंगे? आपके पास है, आप किसानों का बिल लेके चले आए, 3 बिल लेके चले आए, हमने रोक दिया। तो वापिस हो गया ना? नहीं, वो वापिस हुआ नहीं हुआ। हम अगर प्रोटेस्ट करने निकलेंगे हम गोली नहीं, अगर हम प्रोटेस्ट करने निकलेंगे तो हमको गोली मार दी जाएगी। मैंने कहा हम थर्ड क्लास सिटीजन है। अगर हम प्रोटेस्ट करने निकलेंगे होगी। अब देखिए शाहीन बाग में इतने सालों तक लोग बैठे रहे, उनको गोली मार दी गई। सिर्फ 6 महीने तो बैठे रहे। आधा साल हो गया? हाँ, आधा साल। 6 महीने तक बैठे रहे लोग, क्या उनको गोली मार दिया गया? मारा नहीं गया। कितने लोग मरे पता नहीं, 100 लोग मर चुके थे। उसके बाद डरा के कितनों, अभी भी शर्जील इमाम जेल में है ना, शर्जील इमाम जेल में है, उमर खालिद जेल में है, और कितने बेशुमार हमारे लोग जेलों में हैं। उनके ज़मानत तक नहीं हो पा रही है, 20-20 साल तक जेल में रह के निकल रहे हैं। बिल्किस बानो के साथ कौन सा इंसाफ कर दिया आप लोगों ने? कौन सा इंसाफ कर दिया बिल्किस बानो के साथ? और ये बात बिल्किस बानो के कहने पर 3 तलाक। बिल्किस बानो गुजरात में जिसके साथ मर्डर हुआ, पूरे खानदान को जला दिया गया, भाजपा सरकार उसको लाके दे रही थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं तो उनका समर्थन करता हूँ। वेरी गुड, करो। हम मुसलमानों को सज़ा है, हमें सज़ा लेनी होगी। हम थर्ड क्लास सिटीजन हैं तो उसके लिए हम मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। बार थर्ड क्लास बोल रहे हैं, कारण तो बताइए। किस कारण बताया ना कि हमको खाने की भी आज़ादी नहीं। अगर मैं आपके साथ खाने के बोले ठीक है, खाने के लिए अब खाने के बेस, अगर मैं बोलूं, अगर मैं कोई सवाल उठाऊं, मान लो ये राम मंदिर का मामला है, इसमें अगर मैं सवाल करूं, भैया ये तो संविधान में लिखा नहीं, मोदी जी जाके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, व्हाट द हेल, तो फट से मुझे जेल हो जाएगा। भाई मुसलमानों को तुम कैसे बोल सकते हो ये बात? आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में हम लोग सेफ थे और यहाँ सेकंड क्लास थे, फिर भी सेफ थे।
कांग्रेस के दौर में इसलिए सेफ थे, कांग्रेस ने हमसे वादा भी किया था, वादा को बहुत हद तक निभाया, भले ही हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। एक बात जो आप हमेशा बार बार कहते हैं ना, आरक्षण कोई चीज़ नहीं होता। आरक्षण EWS जो सवर्णों ने लिया हुआ है ज़बरदस्ती का, वो है आरक्षण, वो है भीख। वो आरक्षण वो है जो कॉलेजियम में चल रहा है आज हमारा जो ये जुडिशल सिस्टम है ना, वो है आरक्षण। हमारा आरक्षण वो है जो लिटरल एंट्री से घुसा रहे हैं, है ना, संविधानिक नहीं है। भारत में संविधान 1952 के बाद लागू ही नहीं हुआ। अगर लागू होता तो OBC की जनगणना होती, SC की जनगणना प्रॉपर होती और उनको जो है दिया जाता। वो अभी तक वहीं पर वो 52 में अटका हुआ है, ये भी 22 में अटका हुआ है, जो है मुसलमान अभी भी वही 14-15 में ही अटके हुए हैं। नेता इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? और पहले बात यह है कि आप भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि आप फर्स्ट क्लास सिटीजन बन जाए? नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या मानक होना चाहिए? फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं। आपको दुख होता है ना कि भारत में रह के विशेष वर्ग बोल रहा है कि हम थर्ड क्लास सिटीजन है, सेकंड क्लास सिटीजन है। हमको बनाया गया ना। फर्स्ट क्लास सिटीजन कैसे बनेंगे बताइए? फर्स्ट क्लास सिटीजन होने के लिए वो जो है आप जो है RSS भाजपा में आ जाइए, वहाँ के ब्राह्मण बन जाइए, वहाँ के जो उच्च कोटि के हैं बन जाइए, उनका आपके पास सब कुछ रहेगा, आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा, आपके लिए कुछ भी हो जाएगा। अगर हम जाके बोले तो फटाफट हमको अंदर हमारे लिए परसेप्शन भी चल जाएगा। ना मीडिया में है, ना जुडिशियरी में है, कहाँ है हमारा रिप्रेजेंटेशन? तो कहीं भी नहीं, हर जगह तो वही बैठे हुए हैं, है ना, करके वो दलितों का शोषण कर रहे हैं, बहुजनों का शोषण कर रहे हैं। उसके बाद मुसलमान तो बहरहाल थर्ड क्लास सिटीजन तो होगा ही होगा, उन्होंने सब खो दिया। आज केवल 20 से 25 हमारे जो हैं सांसद हैं पूरे संसद के अंदर। आपके नेता क्यों नहीं बोलते हैं? आप बोल रहे हैं। हमारे नेता बोलते हैं। अब सुनेंगे तब ना, मोदी मीडिया सुनेगी तब ना। हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, हम तो लोगों को उभारते भी हैं। उसके बाद कुछ नेताओं को तोड़कर जो है वो भाजपा ले भी जाती है, डरा के धमका के। हमारे मुसलमानों को भी दामाद बना के ले जाती है। क्या कर सकते हैं? हमारे दामाद नहीं है, आपको पता होगा ना। मुसलमान भाजपा जो है मुसलमानों से बहुत प्यार करती है, सिर्फ दामाद बनाने के लिए। लेकिन हम तो अब तुम 3% हो, 3% के दामाद बनेंगे, 20% कैसे हो? पॉसिबल तो नहीं है ना ये। तो अब इतने सारे बनाने के लिए हमको तो चाहिए फिर ज़्यादा। तो 1% को अब ले जाओ, बाकी जो 99% बच गए हैं उनके साथ बैठ बन जाती है। जो सब है उसको अभी CA लेके आए, क्या मतलब था उसका? क्या सेंस था उसका? बताइए। आप लाके यहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, आप CA कर पाकिस्तान, बांग्लादेश वहाँ से उठा के लेकर आ रहे हैं। श्रीलंका के हिंदुओं को छोड़ दिया आपने, म्यांमार के हिंदुओं को छोड़ दिया आपने, मुसलमानों को नहीं देंगे। ठीक है, हम CA का विरोध भी कर रहे हैं। CA का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि असंवैधानिक है। आप लोग बार बार कहते हैं मुसलमान विरोध कर रहे हैं, मुसलमान संविधान असंवैधानिक है इसलिए विरोध कर रहा है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 और 25 तीनों का उल्लंघन है। मैं खुल के कह रहा हूँ, ये हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि तुम संविधान को बदल देते, आप अमेंडमेंट करते हैं संविधान में। वहाँ पे हिंदू प्रताड़ित थे, इसलिए वहाँ पे हिंदुओं को सिटीजनशिप दी जा रही है। कैसे? यहाँ पर हिंदू तो ज़्यादा प्रताड़ित है, यहाँ तो दलित मलिचा वाल्मीकि प्रताड़ित नहीं है। अच्छा, आपको लगता है पाकिस्तान में हिंदू सेफ है? पाकिस्तान में हिंदू सेफ है? अरे भाई, भारत में यहाँ सत्यानाश होकर पड़ा पाकिस्तान। मणिपुर में क्या हिंदू सेफ है? अब बताओ, आपको पाकिस्तान फट से घुस गए, मणिपुर जाने का आपको टाइम कहती है ना। बीजेपी का कहना यही है, एक मिनट सुनिए, प्रवक्ता है बीजेपी का कहना यही है कि भारत में वह हिंदू आए हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए, पीड़ित हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जो भी 6 धर्मों के लोग हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है क्योंकि वो वहाँ पे सताए जा रहे थे। अच्छा, मोदी जी जाकर वहाँ जो बिरयानी खा के आए थे, यही बात करके आए थे क्या? जो मोदी जी गए थे 2015 में बिरयानी खाने के लिए, बीफ बिरयानी वहाँ जो खा के आए नवाज शरीफ के घर में बैठ के, शायद वही लेके आए होंगे। ये चीज़ उन्होंने बताया नहीं हमको। और उसके बाद जो है वो जो है CA जब लेके आए, संविधान का ही सत्यानाश करके रख दिया। रात के अंधेरे में बिल लेके आ रहे हैं। व्हाट द हेल ये कर रहे हैं? वो संविधान का तो सत्यानाश कर दिया। जैसे अनंत हेगड़े ने कहा निकाल के हम बना देंगे। मैं कहा बना दो भाई, तुम संविधान बदलो तभी तो हम लेके आएंगे अपना कानून। हमारे पास है शरीयत के माने कानून। आप जान लो, कौन सा कानून लाएंगे? वो बोले हैं कि जो 750 साल हमारा कानून चला, जिस पर से हम पूरे अखंड भारत पर जो हमने राज किया। मुसलमानों ने अखंड भारत पर जो राज किया। फिर अंधभक्तों वाली बात करें, अखंड भारत क्या है? अखंड भारत ये है जो अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, ईरान से लेके पूरा यहाँ तक पूरा किसका राज था? मुसलमानों का ही तो राज था। आपको पता है साउथ के जो स्टेट हैं वो अखंड भारत में नहीं आते हैं? कैसे? साउथ के कुछ स्टेट अखंड भारत में नहीं आते। आपने अखंड भारत का मैप देखा है? टिप्पू सुल्तान कहाँ गए थे? टिप्पू सुल्तान तक वहाँ पूरे साउथ में टिप्पू सुल्तान का ही तो राज था। दक्कन था, टिप्पू सुल्तान थे, वो सब तो मुसलमान थे। टिप्पू, अरे सर, आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अखंड भारत किसने बनाया था ये बताइए? आप अखंड अंधभक्तों जैसी बात कर रहे हैं। अखंड भारत किसने बनाया? अखंड भारत का मतलब हुआ, जिस तरह कहते हैं अपने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर था, जिसको हम गजवाई हिंद कहते हैं। गजवाई हिंद होगा आपको लगता है? हो गया, होगा। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में गजवाई हिंद हो गया। अब नहीं होगा? अब इसका 50 बार होता रहा। गजवाई हिंद का मतलब पाकिस्तान तो बोलता है कि अभी होगा, हुआ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान क्या बोलता है हमें उससे कोई मतलब नहीं ना। मैं उसका कोई प्रवक्ता हूँ। मेरा देश है भारत, ठीक है। इस वक्त मेरा देश भारत। इस वक्त मतलब क्या? आगे नहीं रहेगा? क्या अभी भी रहेगा, मेरा ही रहेगा। मेरी ज़मीन है, ये जीती हुई ज़मीन है मेरी।
मेरे पूर्वजों ने इसे जीता है, इस पे खून पसीना इसमें लगाया है अपना। ये मेरी ज़मीन है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। इस ज़मीन को हम छोड़ नहीं सकते, मर के यही दफन होंगे, किसी की मजाल नहीं जो हमें यहाँ से निकाल सके। आपके बातों का सेंस नहीं निकल रहा है ना। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम भारत में रह करके सेकंड क्लास सिटीजन कांग्रेस के समाज सिटीजन मोदी जी ने बना दिए। बीजेपी में थर्ड क्लास सिटीजन हुआ। दूसरी तरफ बोल रहे हैं ऐसा हुआ कि कांग्रेस, दूसरी तरफ क्वेश्चन सुन लीजिए ना, क्वेश्चन दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं। हम है ना, मैं कसूरवार अपने आप को मान रहा हूँ ना, उसके लिए मैंने कांग्रेस को जिम्मेदार, सेकंड क्लास के लिए भी मैंने कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया, थर्ड क्लास के लिए भी मैं आज भी मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी औकात को दिखा दिया हमको, ताकि हम जाग गए। और हमारे मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है, जब तक वो मरेगा नहीं, कटेगा नहीं, तब तक उसको जागता नहीं। जब वो एक बार जाग गया ना, फिर सत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे पूर्वजों ने लाल किला यूं ही नहीं बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि अगर वो उनको मौका मिल गया तो यहाँ से हुकूमत चलेगी। चलो, दिल्ली हुकूमत करने के लिए बनाई गई थी। हुकूमत, सत्ता, जिसके पास सत्ता होती है, ताकत उसकी होती है। 24 में क्या लगता है कि आप फिर से आपकी सत्ता आ जाएगी, जाग जाएंगे आप? बहुत बढ़िया बात कही आपने। 24 में अगर ईवीएम रहा तो ये देश मोदी जी के नाम पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ईवीएम, जैसे चुनाव आयोग अभी चल रहा है और हम लोग लड़ भी रहे हैं, चाहे महमूद पराचा हो, चाहे अभी कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां गठबंधन हो, सारे लोग चल भी रहे हैं ना, चल रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, है ना, संघर्ष कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं, उनके अब एजेंडे के साथ इलेक्शन डे का डेट भी आ गया है, अभी नामांकन चालू होने वाला है। इसका है तो 15 दिन पहले होगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी ईवीएम हट पाएगा? नहीं, ईवीएम नहीं भी हटेगा तो 100% वीवीपैट लगाए, 100% वीवीपैट लगाए, पर्ची की गिनती हो, जैसा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ही फरमान है। हमें सीजेआई चंद्रचूड़ से पूरी उम्मीद है, हम आदरणीय सीजेआई चंद्रचूड़ से, मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, खुल के मैं कह रहा हूं, क्या ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, ठीक है। ये 1919 का 7th अमेंडमेंट अंग्रेजों ने स्पष्ट कर दिया है। आप सर जेल जा सकते हो जैसे जैसे कटाक्ष कर रहे हैं? जेल जा चुका हूँ, 3 महीना रह के आ चुका हूँ मोदी जी पर बोल के। फिर जेल जा सकते हैं? कोई बात नहीं, जब मुझे पता है मैं थर्ड क्लास सिटीजन हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है, फटाक से मुझे। नहीं, आप बोल रहे हैं किसी एक जाति विशेष पर बोल रहे हैं कि उनके अंदर न्यायिक व्यवस्था नहीं होती नाना है, मामा है, ब्राह्मण मेरा नाना मामा है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं अंग्रेज 1919 के 7th नाना मामा कैसे हुए बताइए? बिल्कुल, हमारी जो माएँ हैं वो सब तो ब्राह्मण की तो बेटियाँ हैं, हमें गर्व है इस बात का, इतिहास उठा के देख लो। आप लोग ब्राह्मणों का औलाद हैं? औलाद नहीं, माँ हमारी ब्राह्मण है, बाप हमारा मुसलमान, ये बाप हमारा मुसलमान है और हमेशा रहेगा। बाप से ही चलती है ना नस्ल, इसलिए आप लोग पितृसत्तात्मक वो उसी चल रहा है, चल तो वही रहा है, तो उसी पे चल रहा है तो चलेगा। माँ भी है तो माँ का इज्जत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इस्लाम का नूरी नियम है। और मुझे लगता है कि 2024 में, जहाँ तक मेरा अपना ये है कि 2024 में अगर मोदी जी जो है ये करते हैं, है ना, अगर आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आ जाएंगे तो कर क्या सकते हैं, जैसा सबका होगा वही हमारा होगा। अकेले हम तो नहीं है, खाली अकेले मुसलमान तो नहीं है। थर्ड क्लास तो आप ही लोग हैं ना? हम थर्ड क्लास है, बाकी जो सेकंड क्लास बने वो तो लड़ेंगे ना अपने संविधान को बचाने के लिए, हम उनके साथ रहेंगे, वो अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे, जिसमें संविधान सिर्फ उनका है नहीं, हमारा भी है। आप बोल रहे हैं कि वो अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे, सिर्फ हाँ, तो वो कहते हैं कि बाबा साहब ने लिखा हमारा है, हमने कहा ठीक है भाई तुम्हारा है, कोई बात नहीं, अपने सिर कुछ नहीं लेना है, सिर नहीं, फिर भी बोल रहे हैं एक मिनट, जब वो कह रहे हैं हम तो बन रहे हैं ना, हम तो बना दिया गया ना हमको, हम करें तो क्या करें, हमको तो संविधान की शपथ एक भी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी आप बताओ। एक मिनट, आप सर बोल रहे हैं, सिर्फ जवाब बात सुनिए पहले। आप ये बताइए, क्लियर 2 लाइन में बताइए कि आप भारत में रह करके सेकंड क्लास सिटीजन और थर्ड क्लास सिटीजन कैसे हैं? सिर्फ बीफ खाने के नाम पे आपको सोच रहे हैं कि खुली छूट दे दी जाए? ना, हमें बोलने की भी आज़ादी नहीं है, अगर हम बोले तो पकड़ कर। शाहीन बाग में 6 महीने तक आप लोग बैठे रहे, पढ़ाई लिखाई में आपको रोक नहीं है, आपको पार्लियामेंट जाने का रोक नहीं हो, तो आपकी गलती है कि आप अपने नेता नहीं चुन पाते हैं। एक मिनट, हमारा मुझे एक बात बताइए, जैसे SC ST का 131 सीट जो है रिजर्व है, रिप्रेजेंटेशन का उनको हक है ना, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में SC ST को 131 सीट है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में, सही है। वैसे मुसलमानों के पास क्यों नहीं है? 20% के करीब हमारी आबादी हो गई, हमको भी 100 सीट दे दो, आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हाँ, तो मेन मुद्दा यही है ना, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक भारत में किसी का कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है ना, ये है पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये थे सोशल एक्टिविस्ट जो राजनीतिक जानकार हैं और अब तमाम मुद्दों पे मुसलमानों के, दलितों, बहुजनों की अपनी राजनीति करते हैं और उनकी हकों की आवाज़ उठाते हैं। इन तमाम बहस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।